सभी को मेरा नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहले लेक्चर में हमने शुरुआत करी थी अल्कोहल और इपोक्साइड की। बिल्कुल बेसिक जानकारी अल्कोहल और इपोक्साइड की हम फर्स्ट लेक्चर में ले चुके हैं कि अल्कोहल होते क्या हैं, हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ अल्कोहल को हम देखते हैं, अल्कोहल के प्रकार क्या हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड यानी संतृप्त और असंतृप्त। यदि एक ऐसा अल्कोहल है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है, कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो वो संतृप्त कहलाता है। और यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो वो असंतृप्त या फिर अनसैचुरेटेड कहा जाता है। यदि उसके असंतृप्त के उदाहरण हमने पढ़े थे वाइनिल अल्कोहल और एलिल अल्कोहल। ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं एक नंबर में कि वाइनिल अल्कोहल और एलिल अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर है, उसकी संरचना है, वो बनाइए, तो वो इम्पोर्टेंट है आपके। इसी प्रकार हमने ये भी देखा था कि एक OH है तो मोनोहाइड्रिक कहलाता है, 2 OH है तो डाइहाइड्रिक कहलाता है, और 3 है तो ट्राइहाइड्रिक कहलाता है। जैसे कि हमने इथेनॉल मोनोहाइड्रिक है, ग्लाइकोल डाइहाइड्रिक है और ग्लिसरॉल ट्राइहाइड्रिक है। तो चलिए वो लेक्चर होने के बाद आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा वाइनिल अल्कोहल और एलिल अल्कोहल पर। देखिए आपने जो ये लिखा हुआ है वाइनिल अल्कोहल और एलिल अल्कोहल पर हमारा होगा। इसमें हम इसकी बनाने की विधियां देखेंगे और इन विधियों के साथ साथ हम रासायनिक अभिक्रिया भी उसकी देखेंगे जितनी हो सकेगी हमसे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि वाइनिल अल्कोहल और एलिल अल्कोहल की संरचना क्या है। ये देखिए वाइनिल अल्कोहल है CH2 डबल बॉन्ड CH और OH। एलिल अल्कोहल है CH2 डबल बॉन्ड CH। इतना पार्ट तो बिल्कुल वाइनिल के जैसा ही है। इसके बाद एक CH2 और जोड़ दीजिए और OH जोड़ देंगे तो एलिल हो जाएगा। ये संरचना आपको एज इट इज ध्यान रखनी है। आज का लेक्चर पर्टिकुलर उस विषय पर जाने से पहले हम थोड़ा बेसिक आइडिया देख लेते हैं कि आज जो आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, उसमें बॉन्डिंग किस तरीके से होगी और कब जब हम कोई अभिक्रिया पढ़ते हैं, उसकी क्रियाविधि पढ़ते हैं, मैकेनिज्म पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब भी शिफ्ट होता है तो किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कब एटम या फिर परमाणु उदासीन हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें आपको आप अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हो, लेकिन बिल्कुल एक ब्रीफ बिल्कुल छोटा सा हम बता देते हैं जिससे आपको आइडिया रहे क्या। तो आप सबसे पहले देखें, जो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं A और B, फर्स्ट में जो है A और B दोनों एक परमाणु हैं जिनके बीच में एक बॉन्ड है, एकल बंध है। तो आप देखें कि B की विद्युतीयता ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की क्षमता। तो B इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। जिस परमाणु की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उस पर हमेशा आता है नेगेटिव चार्ज। ये तो आप खुद सोच लीजिए, जब इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन A के भी आ गए तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे देखिए A क्योंकि कम विद्युतऋणी है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं पाएगा, वो इलेक्ट्रॉन B के पास चले गए तो वो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला हो गया। तो जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आती है उस पर आता है प्लस का चार्ज। ये बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखें तो इसमें आप देखें हमने जस्ट उल्टा कर दिया है कि A की विद्युतीयता ज़्यादा है और B की कम है, तो A पर नेगेटिव चार्ज आया और B पर प्लस का चार्ज आया। तीसरा एग्जाम्पल आप देखें, A और B दो परमाणु हैं, इनके बीच में द्विबंध है। आप एक बात और ध्यान रखें कि किसी परमाणु के दो परमाणुओं के बीच में एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी हो, सिग्मा बॉन्ड एक ही होगा। आप ध्यान रखें कि जब भी सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब वो सिग्मा है। अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई है, और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो
1 सिग्मा और 2 पाई है। और आपको ये भी ध्यान होगा कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। तो जब भी बॉन्ड जो टूटता है डबल बॉन्ड में से या ट्रिपल बॉन्ड में, तो वो हमेशा पाई बंद ही टूटता है। तो अब आप देखें तीसरे उदाहरण में ए और बी दो परमाणु हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड है। बी की विद्युतीनता ज्यादा है। आपको पता है कि जिसकी विद्युतीनता ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट हो गए, तो बी की तरफ शिफ्ट हो गए। तो बी पे आया नेगेटिव चार्ज और ए पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए क्योंकि ये डबल बॉन्ड था, पाई बॉन्ड टूट चुका है, यानी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बी पर आ गए। तो अब देखिए यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड रह गया, डबल बॉन्ड नहीं रहा। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें, कभी ऐसा आ जाए कि ए और बी के बीच में त्रिबंध है, इसका मतलब 1 सिग्मा और 2 पाई। अब आप देखें कि बी की विद्युतीनता ज्यादा है, तो वापस से बी पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप देखिए बी आया नेगेटिव और ए आया पॉजिटिव, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन चले गए और डबल बॉन्ड रह गया, एक बॉन्ड टूट चुका है। अब आपका सबसे इसके बाद आप पांचवा देखें। पांचवे में क्या है, ए और बी में बंध 1 है, पहले से बी पे नेगेटिव चार्ज है और ए पे पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए जब इस तरह की स्थिति होती है और कभी बॉन्ड शिफ्ट होता है, जैसे इसमें हो रहा है, बी से इलेक्ट्रॉन इधर गए ए और बी के बीच में और बंध बनाया, देखिए डबल बॉन्ड बन गया। तो देखिए बी पे नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, तो बी ने अपने इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के लिए दिए, तो इलेक्ट्रॉन चले गए, तो नेगेटिव कम हुआ तो वो उदासीन हो जाएगा। तो ये देखिए आप, ये उदासीन हो गया बी, कोई आवेश नहीं है इस पे। ए पे पॉजिटिव चार्ज था, उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो बी ने जब इलेक्ट्रॉन दिए बंध बनाने के लिए, तो ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला था, उस पर बी के इलेक्ट्रॉन आए तो भी वो उदासीन हो गया। तो देखिए ए न्यूट्रल है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, तो वो एटम जो है वो न्यूट्रल हो जाता है, उस पर कोई चार्ज नहीं रहता है। चलिए अब नेक्स्ट जो आपका काफी इंपॉर्टेंट है वो है ये उदाहरण। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, ए और ये भी ए एक परमाणु है जिसकी संयोजकता 4 है। ध्यान रखिए इसकी संयोजकता 4 है, इसका मतलब इसकी जो वैलेंसी है वो 4 है, यानी ए परमाणु 4 बंध बना सकता है, बिल्कुल कार्बन की तरह। तो आप देखें ये ए लिखा, 2 बॉन्ड तो ये और 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, ये बंध हो गए। उसी तरीके से ये दूसरा ए देखें आप, इसके भी 2 बंध हो गए और 1 हाइड्रोजन ये और एक OH जुड़ा हुआ है। अब इसमें आपको पता पड़ेगा कि बॉन्ड शिफ्टिंग कैसे होती है। देखिए ये क्या है, एक ही परमाणु पर, अगर हम इस परमाणु की बात करें, आप देखें इसको कि ये जो परमाणु है ए, एक ही परमाणु पर डबल बॉन्ड भी है और एक ही परमाणु पर OH भी है। आपको पता होगा कि OH के लिए हम ओल लिखते हैं सफिक्स, इसीलिए हम इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल जो IUPAC नेम लिखते हैं, इसलिए उसमें ओल लगता है, इसका सफिक्स है। तो देखिए एक ही परमाणु पर डबल बॉन्ड भी है और एक ही परमाणु पर OH भी है। डबल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं इन, आपको पता है, और OH के लिए हम लगाते हैं ओल। तो ये हो गया इनोल। अब बॉन्ड कैसे शिफ्ट हुआ, देखिए ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सहसंयोजक बंध है, अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड है। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा ए और O के बीच में। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने ये बना दिया ए, H और H। ये समझाने का उद्देश्य ये है कि जब भी बॉन्ड शिफ्टिंग होती है तो आपको उस परमाणु की संयोजकता का ध्यान रखना है, उसकी वैलेंसी का ध्यान रखना है कि अगर कोई परमाणु 4 बॉन्ड बना सकता है तो बॉन्ड के घूमने के बाद, बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद भी 4 बॉन्ड ही रहने चाहिए उस परमाणु पे, ज्यादा नहीं हो जाए। 5 हो जाएंगे तो वो स्ट्रक्चर ही गलत हो जाएगा।
तो अब देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें OH का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड A और O के बीच में शिफ्ट हो रहा है। तो देखिए क्या होता है, अगर हमने कोई परिवर्तन नहीं किया तो हम संरचना बनाए तो देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये A है, ये इसका हाइड्रोजन है, और अब देखिए ये A और O के बीच में एक बंध तो ऑलरेडी था, अब O और H वाला बंध एक और शिफ्ट हो गया तो क्या हुआ ये, अब आप देखें क्या हो गया, कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये तो स्ट्रक्चर ही गलत हो गई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप बॉन्ड शिफ्ट करें तो उसकी वैलेंसी का आप ध्यान रखें, उसकी संयोजकता का आप ध्यान रखें कि वो परमाणु कितने बंध बनाता है, 2 बनाता है या 4 बनाता है। तो जैसा कि हमने ये कहा कि ए जो परमाणु है वो 4 बंध बनाता है। तो बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद अगर हम इस तरह की संरचना बनाएंगे तो उससे गलती हो सकती है। तो हम देखिए अब करेंगे क्या इसमें, ये देखिए आप, तो ये बॉन्ड हम शिफ्ट नहीं कर पाए थे, अब हम इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे। अगर हम इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं यहीं पे, देखिए जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा था तभी हमको इस बॉन्ड को भी यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। यदि हम नहीं करते हैं तो उस ए की संयोजकता 5 हो जाती है जो गलत है। तो जब बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो देखिए अब संरचना क्या बनी, ये बनाया ए, ये 2 हाइड्रोजन को तो कुछ किया ही नहीं तो एज इट इज बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड था और ये शिफ्ट होकर के इस पे आ चुका है, तो देखिए ये हमने डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड ही रहा, ये ए, ये हाइड्रोजन यहाँ पर है और ये है डबल बॉन्ड। अब देखिए ए के 4 बॉन्ड है, यानी ये स्ट्रक्चर सही है, लेकिन फिर भी एक कमी क्या है, अब देखिए ये दोनों जो ए हैं इसके बीच में 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड था और ये पाई बॉन्ड इस परमाणु पर शिफ्ट हुआ। जब इस परमाणु पर शिफ्ट होगा तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ध्यान रखिए ये जो पाई बॉन्ड था वो शिफ्ट हुआ इस ए के ऊपर तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आप देखें कि नेगेटिव चार्ज जो है इसको अगर हम आगे स्ट्रक्चर बनाए हम इसकी, तो जो नेगेटिव चार्ज है, और आप देखिए जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये हाइड्रोजन निकला था किसके फॉर्म में, H+ की फॉर्म में। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी और ये आवेश क्या दिख रहा है, माइनस, तो ये प्लस जो है वो इस माइनस वाला जो ए है उसके पास चला जाएगा। तो अब जो संरचना बनेगी वो देखिए आप, ए, ये 2H तो ऑलरेडी थे ही, एक H और हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड, ये A, ये H और ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो बॉन्ड शिफ्टिंग का आपको ध्यान रखना है, यानी जब भी इस तरह की संरचना आ जाए आपके पास कि एक परमाणु पर डबल बॉन्ड भी है, OH भी है, तो जब O और H का बॉन्ड शिफ्ट होगा तभी जो डबल बॉन्ड दूसरा वाला है वो भी शिफ्ट होगा। ये और क्लियर अभी हो जाएगा अपने में। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक शब्द आपने पढ़ा होगा हिंदी में, चलाव्यक्ता। हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था समाव्यक्ता क्या होती है, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है लेकिन उसकी बॉन्डिंग, उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो उसके गुण भी भिन्न होंगे। तो इसी को कहा जाता है समाव्यक्ता यानी आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। तो उस आइसोमेरिज्म के जब हम टाइप्स पढ़ते हैं, जब प्रकार पढ़ते हैं, तो उसी के अंदर एक आता है चलाव्यक्ता, टॉटोमेरिज्म। अब ये टॉटोमेरिज्म क्या है, आप देखें कि जब कोई संरचनात्मक समावयव यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर, आपको समझ में आ गया कि 2 संरचना आपके सामने है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उनकी स्ट्रक्चर अलग होगी, यानी 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर संरचनात्मक समावयव जब एक दूसरे में निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं तो उन्हें चलावयव कहा जाता है और इस पूरी प्रक्रिया को चलाव्यक्ता कहा जाता है। वापस मैं बता देता हूं कि जब 2 संरचनात्मक समावयव, 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर एक दूसरे में निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं, एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं,
तो उसे कहा जाता है टॉटोमर या फिर चलावयव, और इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है टॉटोमेरिज्म या फिर हम कहें हिंदी में चलावयवता। तो ये अगर इसकी परिभाषा आपको लिखने को आ जाए तो आप लिख भी सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हम वाइनिल अल्कोहल पढ़ेंगे उसमें पाई जाती है। तो चलावयवता का जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म है। अब ये होता क्या है, अब देखिए आपने अभी अभी हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा है वो हम पढ़ेंगे लास्ट का, जो इससे पहले वाले स्लाइड में जो लास्ट एग्जाम्पल हमने जो लंबा सा पढ़ा है उसी को हम पढ़ते हैं। कैसे, देखिए आप, हमको सबसे पहले बनाएंगे वाइनिल अल्कोहल, इसको एक्सप्लोर करके। स्ट्रक्चर में कभी कंफ्यूज नहीं होना है, आप कॉम्पैक्ट करके भी स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, पूरा खोल के भी स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने पूरा ओपन करके इसका स्ट्रक्चर लिख दिया। ये क्या है, वाइनिल अल्कोहल है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा, ये कार्बन है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 4 बंध बनाता है, सीधी सी बात है। एक कार्बन पे डबल बॉन्ड और OH स्थायी नहीं होते। तो अब देखिए ये जो कार्बन है इस पे OH भी जुड़ा हुआ है और इसी कार्बन पर डबल बॉन्ड भी जुड़ा हुआ है। तो अब आप देखें डबल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं इन और OH के लिए हम लिखते हैं ओल। तो ये इनोल है और इनोल फॉर्म अस्थायी होती है किस संदर्भ में, जब हम वाइनिल अल्कोहल की बात कर रहे हैं तब। तो आप देखें जो, क्योंकि ये अस्थायी है, अनस्टेबल है, तो ये अपने आप को स्थायी यौगिक में परिवर्तित करेगी। कैसे, देखिए ये बॉन्ड शिफ्ट बिल्कुल वैसा ही जैसा अभी हमने पढ़ा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट। अब देखिए यहाँ शिफ्ट का मतलब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक बंध तो ऑलरेडी है, जब OH बॉन्ड शिफ्ट होगा, स्थानांतरित होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब हाइड्रोजन में आप देख लीजिए O और H, ऑक्सीजन की विद्युतीयता वैसे भी ज्यादा है तो हाइड्रोजन को वैसे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो हाइड्रोजन निकलेगा बेचारा H+ के फॉर्म में। तो आप देखें ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि अगर हम इस बॉन्ड को शिफ्ट नहीं करते तो कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी, वो हमें नहीं करना है। तो हमें देखिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करना है। अब आप देखिए कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था जो अब टूट चुका है। टूटा कैसे है कि इस कार्बन पर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए आप, C, ये H और इस पे नेगेटिव चार्ज, ये C, ये H और ये डबल बॉन्ड O। अब आपके किसी के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए इसके पास, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं आया। तो बच्चों ये आप ये देखें कि ये OH का बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन दिए और यहां से गए, यानी एक हाथ से तो लिया कार्बन ने, दूसरे हाथ से दे दिया, तो उसके पास तो ना तो कोई आया ना कोई गया। तो ओवरऑल देखें तो उसने तो एक हाथ से लिया और दूसरे हाथ से दे दिया। आप ये देखें कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ। यहाँ पहले डबल बॉन्ड था तो अब सिंगल बॉन्ड हो गया, जहाँ सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड हो गया। तो इस कार्बन पे तो कोई चेंज होगा ही नहीं, इसलिए ये उदासीन है। तो अब देखिए कार्बन की बंध कितने बनाता है वो 4, तो 1 2 3 4 हो गए, लेकिन इसमें 3 बंध हैं इस कार्बन पे और इस पे है नेगेटिव चार्ज। तो अब आप देखें कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर थी उसमें हाइड्रोजन जो है ये वो H+ की फॉर्म में निकलेगा। H+ का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है बेचारे के पास, तो कहाँ जाएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ज्यादा कहाँ दिख रहे हैं, माइनस के पास। तो आप देखें ये स्ट्रक्चर बनेगी आपकी, ये कार्बन, 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पे जो थे, एक हाइड्रोजन वो वाला आके जुड़ गया और ये सिंगल बॉन्ड, ये C, ये H और ये डबल बॉन्ड O। अब आप देखिए इसको कहा जाता है कीटो फॉर्म और ये होती है स्टेबल, स्थायी। इसी की वजह से जब ये स्ट्रक्चर लिखी जाती है
तो देखिए कैसे लिखी जाती है, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये इनोल है यानी वाइनिल अल्कोहल है। और इसमें लिखा कैसे जाता है, देखिए ये बड़ा एरो U और ये छोटा एरो U। इसका मतलब क्या हुआ आप देखें, और इसको हम लिखें तो CH3 3 हाइड्रोजन है, ये C डबल बॉन्ड O और ये H, ये एसिटल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, ये है इनोल फॉर्म और ये है कीटो फॉर्म। अब आप देखिए इन दोनों संरचनाओं में दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें अगर, तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है और 1 ऑक्सीजन है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों की संरचना भिन्न है, तो दोनों के गुण भी अलग अलग हैं और ये निरंतर एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। अब आप देखिए ये एरो जो हमने लगाया इक्विलिब्रियम का साइन, इनोल से कीटो के लिए बड़ा एरो लगाया है और कीटो से इनोल के लिए छोटा एरो लगाया है। इसका मतलब ये है कि ये इनोल फॉर्म अस्थायी है, तो जो विलयन होगा उसके अंदर इनोल की मात्रा कम होगी और कीटो की मात्रा ज्यादा होगी, यानी इनोल से कीटो बनने की प्रक्रिया अधिक होगी और कीटो से इनोल बनने की जो अभिक्रिया है वो कम होगी। इसकी वजह से हमने ये इसका जो साइन है वो छोटा लगाया है एरो और इसका बड़ा लगाया है। तो ये है कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 नंबर में या 2 नंबर में। चलिए अब हम आते हैं हमारे सबसे पहले जो आज हम पढ़ने वाले हैं वाइनिल अल्कोहल के बारे में। और जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ा वो ही वाइनिल अल्कोहल की अभिक्रिया है, और कोई अभिक्रिया हमने उसकी नहीं पढ़नी है, वही उसकी अभिक्रिया है कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म की। और मैंने आपको यही कहा था कि जो भी यौगिक आप पढ़ेंगे उसमें 3 चीजें पढ़ेंगे, बनाने की विधियां यानी प्रिपरेशन, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर कोई है तो, और इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। तो वाइनिल अल्कोहल हम शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसके बनाने की विधि यानी प्रिपरेशन। पहली विधि जो है वो है वाइनिल ब्रोमाइड। ये क्या है, वाइनिल ब्रोमाइड, हर एक चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये वाइनिल अल्कोहल की ही तरह है, बस OH की जगह Br लगा दिया है। यहाँ पे आप देखें, अगर आपको करना क्या है, ये OH को हटाएंगे, ये Br को हटाएंगे और ये OH आपको वहां पे लगा देंगे, ये यहाँ और ये यहाँ। तो क्या बनेगा, देखिए Ag के साथ Br जुड़ जाएगा और Br की जगह OH लग जाएगा, इतना सा है, ज्यादा कुछ नहीं है। और मैंने आपको क्या कहा कि वाइनिल अल्कोहल अस्थायी है, इनोल फॉर्म है, और ये अपने आप को स्थायी करने के लिए कीटो फॉर्म में परिवर्तित करता है। तो हमने जो ब्रैकेट लगाया है इसका मतलब ये अस्थायी है और ये किस में परिवर्तित कर लेगा, कीटो फॉर्म में। कीटो फॉर्म का मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H। तो हम भले बनाने की विधियां वाइनिल अल्कोहल की पढ़ रहे हों, लेकिन वाइनिल अल्कोहल इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती है, बीच में बनता है, और बनने के बाद क्योंकि बहुत अस्थायी होता है तो ये अंत में अपने आप को कीटो फॉर्म में परिवर्तित कर लेता है, या फिर हम कहें एसिटल्डिहाइड में, या फिर हम कहें इथेनॉल में। इसका नाम इथेनॉल है, एल्डिहाइड इथेनॉल। इसके बाद इसकी सेकंड प्रिपरेशन है एल्काइन से, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले से। ये इथाइन है, आप सभी को पता है, 2 कार्बन वाले को ईथ बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन कह देंगे, तो इथाइन हो गया। HOH से इसकी रिएक्शन है, H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में। HOH कैसे टूटेगा, H प्लस और OH माइनस, आप सभी को पता है, तो कुछ नहीं करना है कहीं पर भी। देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, 1 सिग्मा होगा, 2 पाई होंगे, 1 पाई को आप तोड़ दो और तोड़ने के बाद 1 कार्बन पे आप हाइड्रोजन जोड़ दो और 1 कार्बन पे OH जोड़ दो। तो आप देखें आपने क्या किया, ऊपर वाले कार्बन पे OH जोड़ दिया और नीचे वाले पे हाइड्रोजन जोड़ दिया। आप उल्टा भी कर सकते हैं। अब आप देखिए ये क्या है, वाइनिल अल्कोहल। कभी भी स्ट्रक्चर देख के यूं नहीं होना, क्योंकि देखिए अगर आपको सीधे सीधे CH2 डबल बॉन्ड CHOH लिखा हुआ
दे दिया जाए तो आप पहचान लेंगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर खोल के दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाए, ऐसा नहीं हो। अगर आप गौर से देखें तो ये वाइनिल ही है, अल्कोहल। वापस से ये तो अस्थाई है, किसमें परिवर्तित होगा, इनोल फॉर्म है तो काय में होगा, CH3CHO में परिवर्तित हो जाएगा। ये दो विधियां हैं इसके बनाने की। तो चलिए हमने वाइनिल अल्कोहल के बनाने की विधियां भी पढ़ ली और वाइनिल अल्कोहल के हमने रिएक्शन भी पढ़ ली। रिएक्शन कौन सी है, कीटो और इनोल वाली। अब एक आप बात ध्यान रखें कि एक होता है रेजोनेंस अनुनाद और एक हमने पढ़ा है चलाव्यवस्था टोटोमेरिज्म। रेजोनेंस और टोटोमेरिज्म में अंतर क्या है, अनुनाद और चलाव्यवस्था में? देखिए दोनों में अंतर क्या होता है, अनुनाद, अभी अभी हमने चलाव्यवस्था पढ़ा है। देखिए अनुनाद में आप ध्यान कीजिए कि आपने बेंजीन का अनुनादी संरचना जब पढ़ी थी, 11th में पढ़ी थी या कोई सी भी क्लास में पढ़ी होगी आपने, तो आपने देखा था कि हमेशा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, कहीं पर नेगेटिव कहीं पर पॉजिटिव चार्ज आता है ना। तो अनुनाद के अंदर कभी भी परमाणु का विस्थापन नहीं होता है, परमाणु कहीं नहीं जाएगा, हमेशा जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसका शिफ्टिंग होगा, या हम कहें बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा, कहीं पर भी परमाणु शिफ्ट नहीं होता है, किसमें, अनुनाद में। उसी प्रकार हम अगर चलाव्यवस्था में देखें तो आपने अभी अभी चलाव्यवस्था में क्या देखा, OH का जो बंध था वो टूटा और हाइड्रोजन जाकर के कार्बन पर जुड़ गया, यानी चलाव्यवस्था में परमाणु का स्थानांतरण होता है और बंध का भी स्थानांतरण होता है, लेकिन अनुनाद में केवल किसका, इलेक्ट्रॉन का ही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये अंतर है आपका अनुनाद और चलाव्यवस्था में। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं एलिल अल्कोहल। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए एलिल की कितनी क्या स्ट्रक्चर है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 OH, ये आपसे पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इसकी प्रिपरेशन बनाने की विधियां। तो सबसे पहली जो प्रिपरेशन है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें, प्रोपीन से है, 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड है। इंपॉर्टेंट बात है ये हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, यानी हाई टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस पर जब प्रोपीन को Cl2 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो प्रतिस्थापन होता है। देखिए कंफ्यूजन क्या हो सकता है आपको कि Cl2 को आपने डबल बॉन्ड को तोड़ करके, ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, क्योंकि एग्जाम में जब बैठते हैं तो दिमाग में ये भी आ सकता है कि डबल बॉन्ड को तोड़ करके Cl जोड़ दूं तो वो करेंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब हाई टेम्परेचर आपको दिख जाए तो आप उसमें प्रतिस्थापन कीजिए, यानी एक हाइड्रोजन, ये जो CH3 है उसके एक हाइड्रोजन को हटाइए और उसकी जगह Cl लगा दीजिए। तो ये देखिए एक हाइड्रोजन को हटाया तो CH2 हो गया और उसकी जगह Cl लगा दिया और HCl बाहर निकल गया। ये बन गया है एलिल क्लोराइड, ठीक है। लेकिन हमें क्या बनाना है, एलिल अल्कोहल बनाना है। तो इसके बाद अगली रिएक्शन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में और 150 डिग्री सेल्सियस पर इसका जल अपघटन किया जाता है और इसमें Cl हटता है और OH लगता है और ये बन गया आपका एलिल अल्कोहल। तो आप ध्यान रखें हाई टेम्परेचर पर कंफ्यूज ना हो, Cl2 के साथ दिया हुआ हो तो आप प्रतिस्थापन करें, CH3 के एक हाइड्रोजन को हटा करके आप Cl लगाएं, इसके बाद NaOH के साथ 150 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे तो आपका जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, वो एलिल अल्कोहल मिल जाएगा आपको। अगली प्रिपरेशन है आपकी ऑक्जेलिक एसिड से। देखिए ये ऑक्जेलिक एसिड है। अब आपके सामने अगर ऑक्जेलिक एसिड इस तरीके से लिख दिया जाए तो शायद आप आसानी से पहचान लें, लेकिन एग्जाम में कैसे भी आ सकता है, आप ध्यान रखिए। ये होता क्या है इसमें, देखिए ये क्या है, ये ग्लिसरॉल है, हमने इसको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, ग्लिसरॉल, और ये है ऑक्जेलिक एसिड, है ना।
तो ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन जब ग्लिसरॉल से होती है तो देखिए होता क्या है, आपको क्या करना है, ये देखिए, ये देखिए, इसको आप निकालें और उसी के साथ ये जो है, इसको आपको क्या नजर आ रहा है कि यहाँ से 2 मॉलिक्यूल H2O के बाहर निकलते हैं और हमारी संरचना कुछ इस प्रकार की बनेगी। देखिए, एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH निकल गया तो बचे कितने, 1 और 2, 2 ऑक्सीजन, CH2 के बाद 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, इस तरीके से बच जाता है। तो ये जो बना है इसको कहा जाता है ग्लिसरॉल ऑक्जेलेट। ये जो स्ट्रक्चर बनी है, ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको कहा जाता है ग्लिसरॉल ऑक्जेलेट। ठीक है, इसके बाद इसको हीट किया जाता है, देखिए हीट का साइन है ये। जब इसको हीट करेंगे तो ये CO2 और ये दूसरी CO2, यानी 2 मॉलिक्यूल CO2 के निकलते हैं और ये पूरा बाहर निकल जाता है और इन दोनों के बीच में एक बंध नया वाला बन जाता है। तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH, ये बन गया आपका उत्पाद जो आपको चाहिए, एलिल अल्कोहल। ये भी पूछी जा सकती है आपको एग्जाम में, ऐसे भी ध्यान रखें आप। चलिए, इसके बाद थर्ड प्रिपरेशन है। इस प्रिपरेशन में इथाइन की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड से होती है। अब इस अभिक्रिया को समझने के लिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा एक्सपेंड करके लिखते हैं रिएक्शन को। देखिए, ये हमने फॉर्मल्डिहाइड लिख दिया और साथ में हमने लिख दिया HC ट्रिपल बॉन्ड C और H। थोड़ा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जब ट्रिपल बॉन्ड है इसका मतलब इसका जो संकरण अवस्था है वो sp है, यानी 50% S है और 50% B, यानी S का जो कैरेक्टर है वो ज्यादा है। S का गुण जब ज्यादा होता है तो विद्युत तीव्रता ज्यादा होती है, और विद्युत तीव्रता ज्यादा होती है तो ये जो कार्बन है वो हाइड्रोजन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बाहर निकलता है। H+ की फॉर्म में बाहर निकला, इसका मतलब ये जो इथाइन है, ये जो आपके सामने CH ट्रिपल बॉन्ड CH दिख रही है, इसका जो नेचर है वो एसिडिक होता है, ध्यान रखें आप। तो एसिडिक होता है तो देखिए क्या होता है, आप देखें ये टूटेगा कैसे, ये मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसकी समझाने के लिए केवल आपको। ये होता कैसे, देखिए आप, HC ट्रिपल बॉन्ड C और ये H, ये कैसे ब्रेक होता है, इस तरीके से ब्रेक होगा। कार्बन की विद्युत तीव्रता ज्यादा है क्योंकि S कैरेक्टर 50% है, तो इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ कार्बन ने खींचे तो कार्बन पे तो आया नेगेटिव और इस हाइड्रोजन पे आया प्लस। उसी प्रकार से अगर आप फॉर्मल्डिहाइड पे आए तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा 1 पाई, पाई बॉन्ड वीक होता है, तो जिसकी विद्युत तीव्रता अधिक होगी उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे। और आपको पता है ऑक्सीजन की विद्युत तीव्रता ज्यादा है, तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आ गए, तो इस पे आएगा नेगेटिव, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखिए दोनों को, प्लस के पास माइनस को जोड़ दीजिए, माइनस के पास प्लस को जोड़ दीजिए। ये प्लस है तो ये चला जाएगा इसके पास, और ये कार्बन माइनस है तो ये चला जाएगा इस कार्बन के पास। तो यदि हम संरचना बनाए तो देखिए कैसे बनेगी, देखिए आप ध्यान से। हम कहाँ से बनाना शुरू करते हैं, हम ट्रिपल बॉन्ड से। तो देखिए ये CH तो एज इट इज है, तो ये HC को हमने एज इट इज लिख लिया। ये बॉन्ड टूटे भी नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद ये कार्बन, अब देखिए हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के पास जा चुका है, लेकिन ये कार्बन जो नेगेटिव था उसने किससे बॉन्डिंग करी, एल्डिहाइड के कार्बन से, यानी इसकी बॉन्डिंग है कार्बन से। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये रहे, है ना, और ये एक जुड़ा है ऑक्सीजन, क्योंकि माइनस था तो इसके पास प्लस आ गया हाइड्रोजन, तो ये हो गया। ठीक है, इसको प्रोपार्जिल अल्कोहल कहा जाता है या
PRO प्रोपार्जिल अल्कोहल। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें H2PT यानी H2 का मतलब आप समझ जाइए, रिडक्शन कराना है, अपचयन कराना है। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जोड़ना। हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, इस ट्रिपल बॉन्ड पे क्या है, एक सिग्मा, 2 पाई है, एक पाई को तोड़िए और दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो क्या होगा, देखिए CH तो ऑलरेडी एक हाइड्रोजन तो था, एक हाइड्रोजन और जोड़ दिया तो H2 हो गए। ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूट गया तो डबल बॉन्ड रह गया। ये कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन एक जोड़ने पर क्या हो गया, ये H बन गया और ये कार्बन, ये H, इनमें तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है और ये OH। ये आपको क्या मिल गया, आपका उत्पाद जो आपको चाहिए था, एलिल अल्कोहल। तो देखिए ये थोड़ी सी रिएक्शंस हैं, अगर आप इसको समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। ये इसकी बनाने की विधियां हैं। इसके बाद आता है इसकी केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए जब आप एलिल अल्कोहल की संरचना देखेंगे तो आपको पता है कि इसमें एक तो डबल बॉन्ड का पार्ट है और एक OH यानी अल्कोहल का पार्ट है। तो ये दोनों ग्रुप अलग अलग रिएक्शंस देते हैं, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया जाएगा इसकी केमिकल रिएक्शंस को। एक तो होगी द्विबंध की अभिक्रियाएं, डबल बॉन्ड की रिएक्शंस, और एक होगी आपकी OH समूह की अभिक्रियाएं। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे डबल बॉन्ड की अभिक्रियाएं। जब हम डबल बॉन्ड की अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं तो आपको OH की तरफ कोई ध्यान नहीं देना है, आपको सीधे सीधे से केवल डबल बॉन्ड की तरफ ध्यान देना है। आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़ना है और तोड़ने के बाद आपको दोनों कार्बन पर कोई भी परमाणु जोड़ना है जिससे आपकी अभिक्रिया कराइए। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम डबल बॉन्ड की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो एलिल अल्कोहल की अभिक्रिया जब H2 और PT यानी प्लेटिनियम और हाइड्रोजन से कराते हैं, हाइड्रोजन क्या करेगा, अपचयन करेगा। तो आप देखें क्या होगा, CH2, एक H आपने और जोड़ दिया, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड रहा, ये H और ये H, CH2 OH। नेक्स्ट आप देखें, जब रिएक्शन Br2 से होती है तो क्या होगा, आप खुद कर लें इसको बिल्कुल, CH2 Br CH Br और ये CH2 OH, यानी आपने डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़ा है और दोनों तरफ जोड़ दिया है। अब आपकी जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो है हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। अब देखिए पहले तो Br2 और H2 को जोड़ना था तो कहीं पर भी जोड़ दो आप, तो प्रोडक्ट तो सेम ही बनना था। अब सवाल ये है कि हाइड्रोजन कौन से कार्बन पे जोड़ें और Br किस पे जोड़ें। तो यहाँ पे आपके लगेगा ये जो दोनों उत्पाद बनेंगे वो बनेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी कि ये जो अभिक्रिया है वो HBr और HOCl के साथ जो अभिक्रिया है वो आपको ध्यान रखना है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से होगी। तो अपन कुछ थ्योरी नहीं बताएंगे, अपन केवल देखिए आप सुने ध्यान से। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से पहले आपको ये पता होना चाहिए मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है। मार्कोनिकॉफ का नियम ये कहता है कि जब भी असममित यानी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जैसे एक एग्जांपल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बीच में से डिवाइड करूं तो ये बराबर भागों में विभाजित हो जाती है, इसका मतलब ये तो सिमेट्रिकल है, सममित है। हमें तो अनसिमेट्रिकल चाहिए, तो अनसिमेट्रिकल जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH3, अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो क्या होगा, एक तरफ ये हिस्सा जाएगा और एक तरफ ये हिस्सा जाएगा, यानी दोनों बराबर हिस्सों में नहीं हो रही है।
तो अब क्या करेंगे आप, इस पर मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा, ठीक है, मार्कोनिकॉफ का नियम या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। तो सबसे पहले असममित का मतलब आपको पता पड़ गया, एल्कीन अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए। तो यहाँ हम अगर एलिल अल्कोहल में देखें तो ये भी अनसिमेट्रिकल ही है। अगर डबल बॉन्ड को आप डिवाइड करेंगे इस तरीके से तो क्या होगा, एक तरफ 2 कार्बन और हाइड्रोक्सी जाएगा और दूसरी तरफ CH2 जाएगा। तो अब आप देखें कि यदि आप, तो मार्कोनिकॉफ का नियम ये कहता है कि जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, असममित एल्कीन पर HBr का योग होगा तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि नेगेटिव पार्ट का मतलब, अगर ये टूटेगा तो Br की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो माइनस और ये प्लस होता है। HOCl की बात करें आप तो Cl प्लस होगा और OH माइनस होगा। तो सीधा सीधा सा है कि मार्कोनिकॉफ का नियम ये कहता है कि यदि अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HBr का एडिशन होगा या एसिड हैलाइड का जुड़ाव होगा, एडिशन होगा, योग होगा, तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो आप देखें कि नेगेटिव क्या है, Br। तो अगर मार्कोनिकॉफ की तरह से जुड़ना होता तो Br कहां पे जाता, इस कार्बन पर, और हाइड्रोजन कहां जाता, जहां हाइड्रोजन, इस कार्बन पर। यानी नेगेटिव वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। कम कहां पर है, यहां पर है। लेकिन हमको अभी क्या जोड़ना है, अभी जो योग करना है वो एंटी मार्कोनिकॉफ से करना है। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, जस्ट इसका उल्टा। यानी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर जब एडिशन होगा तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। यानी जस्ट उल्टा हो गया। मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा था कि हाइड्रोजन की संख्या कम है, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कह रहा है कि जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है वहां पर नेगेटिव पार्ट जाएगा। तो अब सिंपल सा है, आप बना दीजिए, आपको पता लग गया कि नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो आप उत्पाद बनाइए, देखिए CH2, और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या यहाँ ज्यादा है तो नेगेटिव पार्ट यानी Br यहाँ जाएगा, और ये CH, ये H यहाँ जाएगा, फिर CH2 और OH। उसी प्रकार से इसमें देखिए तो नेगेटिव पार्ट कौन सा है, OH है, तो OH कहाँ जाएगा, CH2 पर, यानी जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो आप देखें 1, इस पे आएगा OH, फिर ये CH, ये जाएगा Cl, फिर CH2 और ये OH। आपको अगर इसका IUPAC नेम आता है तो बताना कि इसका IUPAC नेम क्या है इन दोनों का। HBr के साथ योग करने पर जो उत्पाद बना है उसका, और इसका क्या बना है, HOCl के साथ अभिक्रिया करने पर, हाइपोक्लोरस एसिड के साथ अभिक्रिया करने पर जो प्रोडक्ट बना है इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो ये देखिए, ये दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब एलिल अल्कोहल की अभिक्रिया HBr और HOCl के साथ होती है तो क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से इसका योग होगा। इसके बाद जो अभिक्रिया है वो है हाइड्रोक्सिलेशन, यानी KMnO4 के साथ अभिक्रिया। तो मान लीजिए ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 OH, और ये है हमारी रिएक्शन करानी है इसको एल्कलाइन KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। एल्कलाइन का मतलब क्षारीय। क्षारीय KMnO4 का काम होता है OH को जोड़ना। यानी हम डबल बॉन्ड की अभिक्रिया कर रहे हैं तो आप डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को हटाइए और दोनों कार्बन पर OH OH जोड़ दीजिए। तो क्या होगा, देखिए ये CH2 है, ये CH है, ये CH2 OH तो ऑलरेडी था यहाँ पर, तो यहाँ
हमको एक OH जोड़ना है और इस पे भी OH जोड़ना है। तो हम देखें ये सीधे सीधे ग्लिसरॉल बन गया। तो क्षारीय केमिनोफोर का काम क्या होता है? OH को जोड़ना, डायोल बनाना। और इसकी जो आपकी अगली रिएक्शन और जो अंतिम अभिक्रिया है आज की अपनी, वो है ओजोनोलिसिस, ओजोनीकरण। ठीक है, तो ओजोनोलिसिस में क्या करना है आपको, इसका प्रोडक्ट मैं आपको बताना सिखा देता हूँ कैसे। ये छोटी क्लासेस में आप करके आ चुके हैं इसको। मैं आपको सिंपल सा एक प्रोडक्ट बनाने की प्रक्रिया बता रहा हूँ कि जब भी ओजोनोलिसिस की बात आती है तो आप क्या कीजिए, जो डबल बॉन्ड है उसको बीच में से ब्रेक कीजिए, एक की तरफ, दोनों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, केवल ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन दो बंद बनाता है, तो हमने बीच में से डबल बॉन्ड को तोड़ा, तो ये क्या बना, H2C डबल बॉन्ड O। ये क्या है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, HCHO, यानी फॉर्मल्डिहाइड बन गया ये। उसी प्रकार जो दूसरा प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, OCH, CH2 और ये OH। इसका भी IUPAC नेम आपको बताना है। अगर आप लेक्चर देखेंगे तो इसका IUPAC नेम आपको बताना है। तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये साइन काय का होता है कि इस स्ट्रक्चर को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, तो इसको ट्रिपल बॉन्ड मत समझ जाना। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया और इसको कहा जाता है ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। इसको कहा जाता है, ये जो है इसको कहा जाता है ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। तो देखिए ये थी इसकी डबल बॉन्ड की अभिक्रिया। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे OH समूह की अभिक्रिया। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, इसको अच्छे से पढ़ें और यदि आपको कुछ लगता है प्रॉब्लम हो तो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर देखने के लिए थैंक यू।